सत्य के लक्षणों में आनंद और प्रसन्नता से पहले कटुता आती है। जिसने इस कटुता को सह लिया, शेष तो यानी आनंद और प्रसन्नता अपने आप मिल जाते हैं। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर। केवड़िया के एकता नगर में 1140 करोड़ रुपए से अधिक की बुनियादी ढांचा और विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। शुक्रवार को सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में होंगे सम्मिलित। सरदार वल्लभ भाई पटेल को अर्पित करेंगे पुष्पांजलि। तमिलनाडु के त्रिपुर में सम्मान समारोह में शामिल हुए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। लोगों के स्नेह और समर्थन के लिए जताया आभार। युवाओं से बिना विचलित हुए ध्यान और दृढ़ संकल्प के साथ लक्ष्यों का पीछा करने का किया आग्रह। भारतीय पुलिस सेवा के 77 आरआर बैच के लिए एप्रिसिएशन कोर्स आज से पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग के प्राइड के मेन लेक्चर हॉल में उद्घाटन सत्र का आयोजन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे सत्र को संबोधित। भारत और चीन में पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने पर बनी सहमति। दोनों देशों के बीच कोर कमांडर लेवल की 25 अक्टूबर को ही बातचीत के बाद बनी सहमति। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच अगस्त में हुई बैठक के बाद दोनों देशों के बीच हुई पहली सैन्य बातचीत। यूरोपीय संसद की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मामलों की समिति के संसदीय प्रतिनिधि मंडल ने राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश से की मुलाकात। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने भारत और यूरोपीय संघ को बताया विश्व के 2 सबसे बड़े और सबसे जीवंत लोकतंत्र। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता जल्द ही पूरा होने पर जताई संभावना। साने ताकाइची ने हाल ही में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाल ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री साने ताकाइची से फोन पर बातचीत की और प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा, जापान के प्रधानमंत्री साने ताकाइची के साथ गर्मजोशी से बातचीत हुई। उन्हें पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी और आर्थिक सुरक्षा, रक्षा सहयोग और प्रतिभा गतिशीलता पर केंद्रित भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने के हमारे साझा दृष्टिकोण पर चर्चा की। हम इस बात पर सहमत हुए कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए भारत जापान के मजबूत संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हुए हैं। संजय जी, सुप्रभात। पहली खबर, जापान की पहली प्रधानमंत्री साने ताकाइची से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बातचीत की और हमने देखा कि जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से लेकर आज तक जापान के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनसे बहुत ही मधुर संबंध रहे हैं। जापान के साथ भारत के संबंधों में प्रगाढ़ता आई है। अब जब जापान को पहली महिला प्रधानमंत्री मिली हैं साने ताकाइची के रूप में, ये संबंध आप किस ओर जाते हुए देख रहे हैं? देखिए, आपने सही बताया, भारत और जापान के संबंध हमेशा से बहुत अच्छे रहे और ये व्यापारिक भी हैं, स्ट्रेटेजिक भी हैं और कई क्षेत्रों में भारत और जापान साथ मिलकर के काम कर रहा है। हम लोग जहां दिल्ली में बैठे हुए हैं, दिल्ली का मेट्रो जो है और जो देश भर में फैल रहा है वो उसका एक नायाब नमूना है। और आप किसी भी तरह के जो भी सिचुएशन बनी, उन सिचुएशन के बीच में भारत और जापान के संबंध अच्छे रहे। वहां पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं
और उनका मोदी जी के साथ बातचीत करना अपने आप में इस बात को इंगित करता है दो तथ्यों को। एक, भारत और जापान के संबंध की जो प्रगाढ़ता है, जो मतलब उनके रिश्तों के बीच की जो मजबूती है उसको, और दूसरी चीज ये है कि एक हमारे देश में भी आप देखिए महिला उन्नति के लिए या उत्थान के लिए बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं। एक राष्ट्र का अध्यक्ष, एक किसी कहीं कभी जो राष्ट्राध्यक्ष है, हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव या हेड ऑफ स्टेट हो, वो सम्मान की चीज होती है। और मोदी जी का ये जो है मतलब किसी, आप देख लीजिए दुनिया भर के जो भी राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके साथ उनके संबंध बड़े अच्छे रहे हैं। वो इसलिए कि इतने बड़े लोकतंत्र को जब वो रिप्रेजेंट करते हैं और एक सशक्त नेता के रूप में आते हैं, तो जो दूसरा पक्ष होता है, जो दूसरे राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनको भी लगता है कि उनके संबंध भारत के साथ वो अच्छे होने चाहिए, और प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व भी उसमें एक काफी बड़ा योगदान देता है। तो इस लिहाजा मतलब जी, ये मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण है। अन्य महत्वपूर्ण खबरों की ओर रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिनों के लिए गुजरात दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री केवड़िया के एकता नगर में 1140 करोड़ रुपए से अधिक की बुनियादी ढांचा और विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं सरकार की उस सोच को दर्शाती हैं जिसके तहत इको टूरिज्म, हरित परिवहन, स्मार्ट अवसंरचना और आदिवासी विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये सभी काम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास के क्षेत्र में किए जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि शुक्रवार को प्रधानमंत्री स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में हिस्सा भी लेंगे। इस अवसर पर वो आरंभ 7.0 कार्यक्रम के तहत 100वें कॉमन फाउंडेशन कोर्स के अधिकारी प्रशिक्षुओं से बातचीत करेंगे। सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री 150 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का और एक डाक टिकट भी जारी करेंगे। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री एकता की शपथ दिलवाएंगे और परेड का निरीक्षण करेंगे। इस परेड में सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा बल और विभिन्न राज्य पुलिस बलों की टुकड़ियां शामिल होंगी। परेड के मुख्य आकर्षणों में भारतीय नस्ल के कुत्तों वाली बीएसएफ की टुकड़ी भी शामिल है। गुजरात पुलिस की घुड़सवार टुकड़ी, असम पुलिस का मोटरसाइकिल डेयर डेविल शो और बीएसएफ की ऊंट सवार टुकड़ी और ऊंट बैंड शामिल होंगे। इस अवसर पर सीआरपीएफ के 5 शौर्य चक्र विजेताओं और बीएसएफ के 16 बहादुर जवानों को सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने झारखंड में नक्सल विरोधी अभियानों और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद रोधी अभियानों में असाधारण साहस दिखाया। इसके साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वीरता प्रदर्शित करने वाले बीएसएफ जवानों को भी सम्मान मिलेगा। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री का ये दौरा एकता, विकास और सरदार पटेल की विरासत को सम्मान देने पर केंद्रित है। એકત્રીસ ઓક્ટોબર લોહ પુરુષ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની જન્મ જયંતિ। માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીની પ્રેરણાથી આ દિવસ બન્યો રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસ। સરદાર સાહેબની 150મી જન્મ જયંતિના અવસરે આ વર્ષે રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસ બનશે ખાસ। પ્રથમ વખત પ્રજાસત્તાક દિવસ પરેડની તર્જ પર યોજાશે મૂવિંગ પરેડ। શૌર્ય ચક્ર વિજેતાઓ બનશે ઉજવણીનો હિસ્સો। सांस्कृतिक कार्यक्रमों बनशे आकर्षणનું केंद्र। राइफल ड्रिल, डॉग शो, मार्शल आर्ट, मोटरसाइकिल डेयर डेविल शो कार्यक्रमने बनावशे વધુ રોચક। माननीय वडाप्रधान श्री नरेंद्रभाई मोदीने अपाशे गार्ड ऑफ ऑनर। आकाशने शणगारशे भारतीय वायुसेनाનું फ्लाय पास्ट। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा द्वारा सरदार साहेबना जीवन परનું લોહ પુરુષ નાટક આપશે રાષ્ટ્રીયતાની પ્રેરણા। 17 ઓક્ટોબરથી શરૂ થયેલ એકતા પ્રકાશ પર્વને 15 નવેમ્બર સુધી માણી શકાશે। એકતા નગર બનશે રાષ્ટ્રીય ગૌરવનું કેન્દ્ર।
संस्कृति अनेक पण राष्ट्र एक, रंग अनेक पण राष्ट्र एक, भाषा अनेक पण राष्ट्र एक, सरदारना स्वप्नનું ભારત, એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારત। આવો એકતાનગર સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખાતે ઉજવીએ રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસ 31 ઓક્ટોબર 2025। संजय जी, प्रधानमंत्री केवड़िया में एकता नगर में 1140 करोड़ रुपए से अधिक की बुनियादी ढांचा और विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं, शिलान्यास करने वाले हैं। और अगर देखा जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो एक राजनेता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने सबसे ज्यादा सरदार पटेल की विरासत को सम्मानित किया है। आपका क्या कहना है? अब सही करें। देखिए, सरदार पटेल, मोदी जी जब से गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से हम लोग जानते हैं कि सरदार पटेल एक तरह से उनके आइडियल और गुजरात के लोगों के बीच में आइडल है। सरदार पटेल को वो सम्मान अनफॉर्चुनेटली देश में नहीं मिल सका था, और क्योंकि एक पर्टिकुलर परिवार को बढ़ावा दिया जा रहा था जो उन्हें आजादी के बाद मिलना चाहिए था। हम ये भी जानते हैं कि जिस समय में देश का आजादी हो रही थी उस समय सरदार पटेल को कांग्रेस के जितना उनके संगठन थे, प्रतिनिधि थे, वो उनको प्रधानमंत्री देखना चाहते थे। वो नहीं हुए, इतिहास का एक अलग अंग। सरदार पटेल का जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो सही में सरदार पटेल जिस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं एक भारत बनाने में, जिस समय, और वो चीज, उस चीज को एक कंसीव करना एक इम्पॉसिबल सी चीज थी कि केवड़िया में जहां लोगों ने तमाम तरह की आशंकाएं जाहिर की थी, उस प्रोजेक्ट को कंसीव करना और उसको एक निश्चित समय अवधि के मुताबिक उसको पूरा करना। जिस समय वो कार्य हो रहा था, आपको याद होगा कि देश भर से उन्होंने छोटे छोटे वो जो आयरन के लोहे के टुकड़े आए थे ताकि पूरे देश में एक एकता का और एक मतलब मैं भी साथ हूं उस भावना का संचार हो सके। और इस चीज को लेकर के जब से सरकार भाजपा की, मोदी जी की सरकार आई है, तब से सरदार पटेल का एक विशेष उनको अहमियत दी गई है। अब जहां पे आज मोदी जी गए हैं, एकता नगर, जो एकता नगर बनाया गया, मतलब, और एक बहुत ही खूबसूरत वो जगह है जो टूरिज्म के हिसाब से देख लीजिए, नेशनलिज्म के हिसाब से देख लीजिए, पैट्रियोटिज्म के हिसाब से देख लीजिए, वहां जाकर के तमाम वो कार्यक्रम, ये बहुत अहम हो जाता है इसलिए कि 150वीं वर्षगांठ सरदार पटेल की है और देश भर में मेरे ख्याल में इसके लिए कार्यक्रम चल रहे हैं। मुझे लगता है श्रीनगर में भी एक खास कार्यक्रम का आयोजन आज किया जा रहा है जो वहां, और प्रतिवर्ष, ये ऐसा नहीं है, प्रतिवर्ष मोदी जी सरदार पटेल केवड़िया वो जाते थे जब से उनके बारे में वो जाना जाने लगा। मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुए तब से एक कार्यक्रम वहां पे होता है। एक तरह से पूरे के पूरे वहां सारे स्टेट्स को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है। आज जितना आप अभी अपने डिस्क्रिप्शन में बता रहे थे कि तमाम तरह के जो अर्धसैनिक बल हैं इस देश के, उनको लेकर के आया जा रहा है। वो इसलिए कि वो चीज रिप्रेजेंट करता है पूरे भारत की जो आंतरिक सुरक्षा है, जितने आंतरिक सुरक्षा के बल हैं और जो आंतरिक सुरक्षा के काम हुए हैं उनको भी प्रदर्शित किया जाएगा और उनको सम्मानित किया जाएगा। साथ में फाउंडेशन कोर्स वाले लोगों की बात वो बता रहे थे। तो एक पूरा का पूरा एक जो मैसेज का पैकेज होता है, क्योंकि दो तरह से चीजें चलती हैं। एक चीजें जो मीडिया के माध्यम से जाती हैं, दूसरे वर्ड टू माउथ जाती हैं, और तीसरे हमारे अंदर का जो एक स्ट्रेंथ होता है उसको जगाया जाता है, जो आज के कार्यक्रम के माध्यम से हो रहा है। ये तो बात हुई प्रधानमंत्री के आज के और कल होने वाले गुजरात के कार्यक्रम की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को मुंबई में इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 में शामिल हुए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज ये समिट एक ग्लोबल इवेंट बन चुका है। यहां इस कार्यक्रम में दुनिया के 85 से अधिक देशों की भागीदारी अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी यहां शिपिंग सेक्टर से जुड़ी कई योजनाओं का शुभारंभ हुआ है। शिपिंग सेक्टर्स में हुए लाखों करोड़ों के एमओयू भी जारी हुए हैं। ये दिखाते हैं कि भारत के मैरीटाइम सेक्टर पर दुनिया का कितना विश्वास है। प्रधानमंत्री ने कहा कि समुद्री क्षेत्र भारत के विकास को लगातार गति दे रहा है। एक ग्लोबल इवेंट बन गई है।
आज यहां इस कार्यक्रम में दुनिया के 85 से अधिक देशों की भागीदारी ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज दे रही है। शिपिंग जायंट्स, उसके सीईओ से लेकर स्टार्टअप्स तक और पॉलिसी मेकर से लेकर इन्वेस्टर्स तक इस समय सभी यहां मौजूद हैं। स्मॉल आइलैंड नेशंस के प्रतिनिधि भी यहां उपस्थित हैं। आप सभी के विजन से इस समिट की सिनर्जी और एनर्जी दोनों बढ़ा दी है। साथियों, अभी यहां शिपिंग सेक्टर से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ हुआ है। शिपिंग सेक्टर में हुए लाखों करोड़ रुपए के एमओयूज भी जारी हुए हैं। ये दिखाता है कि भारत के मैरीटाइम सामर्थ्य पर दुनिया का कितना विश्वास है। प्रधानमंत्री ने विंझिजम पोर्ट को भारत का पहला डीप वाटर इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट हब बताते हुए कहा कि वहां दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर वेसल पहुंचना गर्व का पल था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि साल 2024-25 में भारत के मेजर पोर्ट्स ने अब तक का सबसे अधिक कार्गो हैंडल करके भी एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। इस साल भारत के मैरीटाइम सेक्टर में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के लिए भी बड़े कदम उठाए हैं। हमने 100 साल से ज्यादा पुराने कॉलोनियल शिपिंग लॉज को हटाकर 21st सेंचुरी के मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक लॉज लागू किए हैं। ये नए कानून स्टेट मैरीटाइम बोर्ड्स को एम्पावर करते हैं, सेफ्टी और सस्टेनेबिलिटी को बल देते हैं और साथ ही पोर्ट मैनेजमेंट में डिजिटलाइजेशन का भी विस्तार करते हैं। साथियों, द मर्चेंट शिपिंग एक्ट में हमने भारतीय कानून को इंटरनेशनल कन्वेंशन के साथ ग्लोबली अलाइन किया है। इससे सेफ्टी का भरोसा बढ़ा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाने में मदद मिली है, सरकार का दखल कम हुआ है। मुझे विश्वास है इन प्रयासों से आपका, हमारे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी और अधिक बढ़ेगा। साथियों, द कोस्टल शिपिंग एक्ट को इस तरह तैयार किया गया है कि ट्रेड और आसान हो सके। ये सप्लाई चेन सिक्योरिटी को मजबूत करता है, साथ ही इससे भारत की लंबी कोस्टलाइन पर बैलेंस डेवलपमेंट सुनिश्चित करेगा। ऐसे ही वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस पोर्ट से जुड़े प्रोसीड्यूर्स को भी स्टैंडर्डाइज करेगा। संजय जी, वैसे तो थल से लेकर नभ तक जो है ध्यान दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, लेकिन हम देख रहे हैं पिछले कुछ वर्षों में, चाहे वो यातायात हो, समुद्री यातायात हो, या फिर आंतरिक या वैश्विक व्यापार हो, या फिर समुद्र के माध्यम से पर्यटन हो, सब पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और इंडिया मैरीटाइम वीक, ये जो आयोजन है, इसको कहीं ना कहीं और विस्तार दिया जा रहा है, और प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र भी किया अपने संबोधन में। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, कुछ दिन पहले दो पहलू हैं, एक सुरक्षा का और दूसरा व्यापार का। भारत का हजारों मील लंबा वो सी लाइन है। देखिए, पिछले हफ्ते वो INS विक्रांत पे थे। वहां जाकर के उन्होंने क्या कहा
कि आज मैं जल्दी सो गया, और फिर उन्होंने बताया कि आज उनको एक संतोष का भाव हुआ कि देश जो है वो सुरक्षित है और किस तरह से वो काम कर रहे हैं, और भारत का नौसेना के मानव सेना के क्षेत्र में जो सुरक्षा वाला क्षेत्र है उसमें कैसे विस्तार होता है। कल जब वो इस चीज को बता रहे थे तो उससे जो व्यापार से जुड़ी हुई चीजें हैं, बाकी जो सहूलियत है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जुड़ी हुई चीजें हैं, और ये सब चीज मिला करके ही हम विकसित भारत के लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। जो रिफॉर्म्स हुए हैं, या जो केरला के पोर्ट का वो जिक्र कर रहे थे, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक नायाब नमूना है जो पूरे क्षेत्र के डेवलपमेंट को इंगित करता है। और जब 100 से ज्यादा देश के प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में आते हैं, हिस्सा लेते हैं और हमारी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, और वहां जाकर के जो कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन का जो प्रेजेंट है और साथ में उसके जो पोटेंशियल का आयाम बन रहे हैं उसके बारे में होता है। देखिए, एक चीज का और अहम है जिसका वो जिक्र कर रहे थे कि जो कॉलोनियल ईरा के जो कानून थे वो कानून किसी और संदर्भ में बनाए गए थे। वो ब्रिटिश अपने फायदे के लिए या हमारे देश के लोगों की सारी चीजों को कंटेन या सप्रेस करने के लिए बनाए थे, उनको खत्म कर। और जो ईज ऑफ बिजनेस की बात होती है उसके तमाम तरह के पहलू अलग अलग क्षेत्रों में वो लगातार उसमें काम चल रहा है। तो मैरिटाइम वाला क्षेत्र है, ये काफी अहम क्षेत्र है, क्योंकि हमने देखा है कि आप आज के समय में जिसका भी उस वहां पे एक तरह का प्रभुत्व होता है, इन्फ्लुएंस होता है, वो देश सशक्त होता है वो सुरक्षा के, और जब तक सुरक्षा नहीं होगी तब तक सक्षम व्यापार नहीं होगा। तो दोनों का जो मिक्स है, स्टेट मैरिटाइम बोर्ड को भी प्रमोट करना और पूरे देश में इस तरह का एक होलिस्टिक विजन को लेकर के आना अपने आप में काफी अहम चीज है। और जिस तरह से एक विश्वास पैदा हो रहा है, दुनिया भारत की तरफ देख रही है व्यापार के लिए और बाकी संबंधों के लिए, उस नाते अगर आप देखेंगे तो ये कल जो कहा गया है और हमारा जो कोस्ट लाइन है उसके बारे में वो काफी अहम हो जाता है। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने जिसका जिक्र भी किया कि 85 देशों के प्रतिनिधि और मंत्री इस पूरे वृहद आयोजन में सम्मिलित हुए हैं। इसके अलावा राज्यों की भागीदारी, उन राज्यों की जो कि सीधे तौर पर जो है कोस्टल एरिया हैं, समुद्री क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके जो है मुख्यमंत्री भी इस आयोजन में सम्मिलित हुए। लेकिन आपने एक कहा कि केरल में जो आधुनिक अभी एक जो है उसका उद्घाटन किया गया है, वो अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस उद्घाटन कार्यक्रम में स्वयं प्रधानमंत्री पहुंचे हुए थे, उस राज्य के जो है मुख्यमंत्री थे, और वो एक विशेष व्यक्ति भी थे जिनके जो है घराने ने या फिर जिनकी कंपनी ने उस पोर्ट का निर्माण किया था। और ये बताता है कि चाहे आप राजनीतिक रूप से कितना भी विरोध कर लें किसी व्यक्ति का या फिर किसी व्यापारिक घराने का, लेकिन सभी राज्यों को समान रूप से विकास चाहिए, और वो कार्यक्रम जो है इसका एक परिचायक था। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू आपने उठाया। जिस समय केरला पोर्ट में वो उद्घाटन का कार्यक्रम चल रहा था, प्रधानमंत्री गए थे और अडानी पोर्ट के माध्यम से वो कार्य संपन्न किया गया था। और वहां के चीफ मिनिस्टर, मतलब हम सभी जानते हैं कि वो वाम दलों द्वारा वो शासित प्रदेश है, लेकिन वहां जो पुराने कांग्रेस के लोग भी थे वो भी उसका क्रेडिट क्लेम कर रहे थे। वहां जो लेफ्ट पार्टियां हैं वो भी क्रेडिट क्लेम कर रही थी, और स्वाभाविक तौर पे केंद्र का उसमें एक बड़ा योगदान था, और प्रधानमंत्री मोदी उस चीज को करने गए थे। एक जिस चीज को बार बार, मतलब जो इस सरकार के क्रिटिक हैं उस चीज को नहीं समझते, और जो मोदी प्रधानमंत्री जिस समय बने थे 2014 में, उन्होंने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात कही थी। और मतलब ये बड़ा दुखद चीज है कि जो विरोधी पार्टियां हैं और एक जो पूरा क्रिटिक का एक इकोसिस्टम है उस चीज को लेकर के टारगेट करता है। वो एक नायाब सी चीज है प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के साथ और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ भी जुड़ी हुई। तो अभी आप इसके पहले हम लोग अभी बात कर रहे थे, अभी जो मैरिटाइम वीक बनाया जा रहा है उसमें स्टेट्स की भागीदारी की, उनके मुख्यमंत्रियों की भागीदारी की, और केरला में जो वो पोर्ट बना जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को वहां भी दर्शाता है।
क्योंकि केंद्र क्या है, पूरा देश राज्यों से मिलकर के भारत एक संघ है, तो वहां जब राज्यों का मतलब विकास होगा और ये हर किसी न किसी राज्य की परिधि में आएंगे। राजनीतिक जो भी है प्रतिद्वंदिता अपनी जगह पे चलनी चाहिए। तो मोदी के पूरे कार्यकाल में अगर देखेंगे 11 साल में उनका स्ट्रेस यही है कि हम जब चुनाव में जाते हैं तो हम अपनी राजनीतिक जो प्रतिद्वंदिता है उसके बारे में उसको सामने रखें, और ऑफ कोर्स मतलब चुनाव के समय में आप दूसरे की खामियां बताएं, जो पॉलिटिकल लड़ाई है वो अपनी जगह पे है, लेकिन जो विकास की चीजें हैं, जो गवर्नेंस की चीजें हैं, वहां बिल्कुल साथ होना चाहिए। ये पॉइंट काफी स्ट्रांग पॉइंट है इस सरकार का। एक अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि ये जो विरोधी विपक्षी पार्टियां हैं जिसको कांग्रेस लीड करती है और उनके साथ का पूरा एक जो इकोसिस्टम है वो इस चीज को दरकिनार कर जाती है और उसको कई बार मतलब जानबूझ करके एक जो उनका एक पैटर्न है वो उसको लेकर के आगे बढ़ती है। आपने ये बहुत सही वो कदम बात कही जी। एक बहुत ही लेटेस्ट अपडेट है वो साझा कर लेते हैं दर्शकों के साथ। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच सुबह सुबह एक विशेष मुलाकात हुई है। दोनों नेताओं के बीच करीब 6 साल बाद ये मुलाकात हुई है। ये मुलाकात दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में हुई। दोनों नेताओं ने एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन के इतर ये मुलाकात की। दोनों देशों के बीच चल रही टैरिफ वॉर के मद्देनजर ये मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों और आपसी हित के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी किया। We're going to have a fantastic relationship for a long period of time, and it's an honor to have you with us. Thank you very much. President Trump, it is a great pleasure for me as well to meet you. And it feels very warm seeing you again because it's been many years. Since your re-election, we have spoken on the phone 3 times, exchanged several letters, and stayed in close contact. And our joint guidance, China's relations have remained stable on the whole. Given our different national conditions, we do not always see eye to eye with each other. And it is normal for the 2 leading economies of the world to have frictions now and then. And in the face of winds, waves, and challenges, you and I, at the helm of China-US relations, should stay the right course and ensure the steady sailing forward of the giant ship of China-US relations. I always believe that China's development goes hand in hand with your vision to make America great again. Our 2 countries are fully able to help each other succeed and prosper together. Over the years, I have stated in public many times that China and the United States should be partners and friends. This is what history has taught us and what reality demands. A few days ago, in the latest round of consultation, our 2 economic and trade teams reached basic consensus on addressing our respective major concerns and made encouraging progress. This provided the necessary conditions for our meeting today. संजय जी, शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप वार्ता 6 साल बाद दोनों की मुलाकात हुई है, महत्वपूर्ण वार्ता हुई है और चूंकि टैरिफ वॉर चल रही है दोनों देशों के बीच, ऐसे में ये मुलाकात कितनी महत्वपूर्ण बन जाती है? महत्वपूर्ण है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। देखिए ये कैसे, अभी लेटेस्ट फिगर क्या था कि चाइना ने रेयर अर्थ मटेरियल जो है उन पे उनकी एक तरह से काफी बड़ा उनका अहम योगदान है, तो उन्होंने अपनी तरह से एक तरह का एम्बार्गो लगा दिया, जिसके कारण यूएस को बड़ी ही छटपटाहट हो गई। ये जब छटपटाहट हुई तब वो आमने सामने आकर के मिल रहे। इसमें अहम चीज क्या है कि आप जब पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में आकर के बात करते हैं जो चाइना इस समय यूएस के साथ कर रहा है, यूएस भी मतलब जिस तरह का बाकी देशों के साथ वो दादागिरी कर रहे हैं, चाहे वो यूरोप के देश हों
या हमारे पड़ोस में पाकिस्तान हो, वो तो बिल्कुल ही मतलब एक अजीब सा चाटुकार की स्थिति में वो पहुंच गए हैं। मतलब देख करके कई बार वहां के लोगों को भी शर्म आती होगी, जैसे उनके राष्ट्राध्यक्ष कर रहे हैं या बाकी अन्य देश दुनिया के हों। और यहाँ पे भारत एक ऐसा देश है जो अपने पोजीशन पे अभी तक अडिग खड़ा रहा है। इंडिया भी एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से यूएस से बात कर रहा है, और वो जो कह रहे हैं जिसके कारण वो तमाम तरह की अजीबोगरीब बातें अमेरिका से भारत के लिए निकल करके आई। लेकिन लेटली हम क्या देख रहे हैं, जो चाइना के साथ आज बात हो रही है उसमें भारत के लिए भी एक संदेश है। कल का ही अगर आप ट्रंप का स्टेटमेंट देखेंगे तो भारत के लिए और प्रधानमंत्री मोदी के लिए बहुत ही, प्रधानमंत्री के लिए, मोदी के लिए तो मैंने एक तरह का उन्होंने प्रशस्ति पत्र पढ़ा है। इधर लगातार वो प्रधानमंत्री मोदी के लिए बहुत अच्छी बातें कहते हैं व्यक्तिगत तौर पे या एज ए लीडर। और कल जो उन्होंने कहा है उसमें और भी उन्होंने कई सारे एडजेक्टिव पीएम मोदी के लिए यूज किए हैं। साथ अहम ये हो जाता है कि बाकी जो हमारे भी व्यापार की बातें चल रही है वो एक एडवांस स्टेज पे है। चाइना के साथ यूएस की ये बात करना इस चीज को इंगित करता है कि यूएस, अगर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और प्रेसिडेंट ट्रंप इस चीज को रिकॉग्नाइज करते हैं कि अगर कोई पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे हो तो सारे को एक जैसा ही हाथ देना, जिसको हम कहते हैं कि हिंदी में कि सारे को एक चाबुक से हाथ देना, वो नहीं हो सकता। तो ये रिकॉग्निशन। और आप देखें शी जिनपिंग का जो आप अभी ओपनिंग स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि हम दो ऐसे बड़े देश हैं तो हमारे बीच बहुत सारे इश्यूज में फ्रिक्शन होना लाजमी है। भारत एक बहुत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, सुरक्षा की दृष्टि से भी बाकी दृष्टियों से भी, तो हम भी उसी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में है। ये उनके बीच में थॉ होना भी जरूरी है, क्योंकि दोनों मिलाकर के ये काफी बड़ा जो दुनिया की इकॉनमी है उसको संचालित करते हैं, जिसके तमाम तरह के, क्योंकि अब ग्लोबली काफी चीजें दुनिया सिमट गई है, बाहर की दृष्टि से हो, स्ट्रेटेजिक उसकी दृष्टि से हो, डिप्लोमेसी की दृष्टि से हो। तो ये चीज एक तरह का सरप्राइज भी है, इंटरेस्ट भी है, क्यूरियस भी है। दुनिया के लिए जो मैसेज है, भारत के लिए भी इसके माध्यम से मुझे लगता है एक पॉजिटिव मैसेज ही निकल करके आ रहा है, क्योंकि हमारे देश में भी हम लोग ने जिस तरह की पोजीशन ली है या पोजीशनिंग करी है, में भी यूएस अपने आप काफी, आप एक तरह से कह लें जितना स्टिफनेस या जिस तरह की अंट-बंट चीजें कही जा रही थी वहां से काफी बदलाव आ रहा है। और अभी हम लोग दिखा रहे हैं चीन और अमेरिका के राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात से जुड़ी हुई खबर। अब बात कर लेते हैं भारत चीन संबंधों की। भारत और चीन में पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने पर सहमति बन गई है। इस मामले में दोनों देशों के बीच कोर कमांडर लेवल की बातचीत हुई। ये बातचीत 25 अक्टूबर को भारतीय सीमा की ओर स्थित मोल्डो चुशुल सीमा पॉइंट पर हुई। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए अजित डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच अगस्त में एक बैठक हुई थी। उसके बाद ये पहली सैन्य बातचीत हुई और बातचीत मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई। दोनों पक्षों ने अक्टूबर 2024 में आयोजित कोर कमांडर स्तर की बैठक के 22वें दौर के बाद से हुई प्रगति पर ध्यान दिया और इस बात पर सहमति भी व्यक्त की कि भारत चीन सीमा क्षेत्र में शांति और सौहार्द बनाए रखा गया है। दोनों पक्ष स्थिरता बनाए रखने के लिए सीमा पर किसी भी जमीनी मुद्दे को हल करने के लिए मौजूदा तंत्र का उपयोग जारी रखने पर सहमत हो गए हैं। दोनों पक्षों ने चीन भारत सीमा के पश्चिमी हिस्से के प्रबंधन पर सक्रिय और गहन संवाद किया। साथ ही दोनों पक्षों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निर्णय के अनुसार संवाद और संचार बनाए रखने का निर्णय भी लिया। संजय जी बात कर रहे थे अभी शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की वार्ता की, मुलाकात की। दूसरी तरफ एलएसी पर किस तरीके से शांति बहाल
रखी जाए, उस पर भी भारत और चीन सहमत हो गए हैं। एक तरफ ऐसा लग रहा है जैसे ग्लोबलाइजेशन का युग जो है वो बीत गया है और ऐसा लग रहा है कि शायद अलग अलग देशों के बीच युद्ध और शीत युद्ध लगातार विस्तार लेता जा रहा है। दूसरी तरफ एक अच्छा पक्ष ये भी है कि परस्पर मुलाकातों का दौर भी, वार्ताओं का दौर भी अलग अलग देशों के बीच भी हो रहा है और ऐसा ही हो रहा है भारत और चीन के मध्य भी। कितना महत्वपूर्ण? आप सही कह रहे हैं। बीच में देखिए चीन के साथ ही हमारे तनातनी की क्लियरली ऑपरेशन सिंदूर के पहले और उसके बाद काफी ज्यादा बढ़ गई थी। उसके साथ अहम ये भी था, और लद्दाख में पहले जो हुआ भारत और चीन की सेनाओं के बीच में लगातार मतलब एक स्टिफनेस और एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन बन रही थी। लेकिन इस बीच में हमने साथ में ये भी देखा कि बातचीत का दौर जारी है, जो बहुत सारे लोगों को चौंका भी रहा था। यहाँ आकर के जो बहुत सारे, जो आप थोड़ी देर पहले हम विपक्ष और चीजों की बात कर रहे थे, एक देखिए एक मैच्योर जो लीडरशिप होती है और एक मैच्योर डेमोक्रेसी जो है, तो इस लीडरशिप ने क्या किया कि साथ में अगर आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में रहें, चाहे वो लद्दाख में, चाहे नॉर्थ ईस्ट में, चाहे डोकलाम, भारत एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे हर समय अपने पोजीशन पे खड़ा रहा। साथ में भारत का जो भी व्यापार वाली चीजें हैं वो सक्षम है, डिप्लोमेसी वाली चीज काफी स्ट्रांग थी। इन चीजों को मिला करके सामने वाला भी, चीन के लिए भी ये अहम है कि भारत के साथ जो हमारे जो दोनों परस्पर पड़ोसी भी हैं और साथ में व्यापार के भी काफी सारे आयाम दोनों देशों के बीच में हैं, वहां पे उनके दोनों के रिश्ते कायम हो। कॉन्फ्लिक्टिंग बातें होती हैं, होती रहेंगी आगे भी, लेकिन इस बीच में इम्पोर्टेंट क्या है कि दोनों एक दूसरे की पोजीशन को समझें। लद्दाख को लेकर के और बहुत तरह की भ्रांतियां भी बीच में फैलाई गई, 1952 का, 1960 का, 1970 का, तमाम तरह के वीडियो फुटेज को दिखा करके ये कहा गया कि कंस्ट्रक्शन ऐसे हो रहा है, चाइना हमारे में कब्जा कर रहा है। जो सारी पुरानी चीजें, जो पुराने एरियाज जो चाइना वो चली गई थी, उन चीजों की बात जो 52 में, 60 में, 62 के बाद की जो चीजें हैं, वो चीजों को बता करके एक देश में, हमारे देश में क्रांति पैदा करने की स्थिति पैदा की गई। जी, रुक कर लेते हैं संजय जी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष से जुड़े हुए समाचारों की। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल सुबह हरियाणा के अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से राफेल फाइटर जेट में उड़ान भरकर इतिहास रच दिया है। इस दौरान एयर चीफ मार्शल AP सिंह सहित अन्य अधिकारी वहां पर मौजूद रहे। ये उड़ान भारत की साहसिक नेतृत्व शैली का प्रतीक है। ये उड़ान भारत की बढ़ती रक्षा क्षमता और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की भी मिसाल है। राफेल विमान में चढ़ने से पहले राष्ट्रपति ने जी सूट पहना, हाथ में हेलमेट लिया और धूप का चश्मा लगाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पायलट के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। विमान के उड़ान भरने से पहले राष्ट्रपति ने विमान के अंदर से हाथ हिलाकर सबका अभिवादन भी किया। इस बीच उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार कपड़ा उद्योग से जुड़ी दिक्कतों को दूर करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार का ध्यान इस बात पर भी है कि व्यापार में जो बाधाएं और टैक्स से जुड़ी मुश्किलें हैं, उनका हल कैसे निकाला जाए। तमिलनाडु दौरे के दौरान त्रिपुर में एक सम्मान समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति ने बताया कि वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की इस बात को लेकर तारीफ की है। खासकर अमेरिका और भारत के बीच व्यापार शुल्क को लेकर चल रही बातचीत में उनके नेतृत्व के लिए उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि दुनिया आज मुश्किल समय में बातचीत और समाधान के लिए भारत और प्रधानमंत्री मोदी की तरफ लगातार देख रही है। अपने पहले तमिलनाडु दौरे पर उपराष्ट्रपति ने अपने शुरुआती राजनीतिक सफर को याद करते हुए कहा कि सार्वजनिक जीवन में सफलता के लिए मेहनत, ईमानदारी और समर्पण सबसे ज्यादा आवश्यक है। उपराष्ट्रपति ने लोगों के स्नेह और समर्थन के लिए आभार भी जताया। इस अवसर पर उन्होंने अपने जीवन को आकार देने में अपने शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका को याद किया। उन्होंने युवाओं से बिना विचलित हुए ध्यान और दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्यों का पीछा करने का आह्वान भी किया।
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने पदभार ग्रहण करने के बाद तमिलनाडु की अपनी पहली यात्रा के दौरान अपने गृह नगर तिरुप्पुर के मंदिर में पूजा अर्चना की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज भारतीय पुलिस सेवा के 77 RR बैच के लिए आयोजित एप्रिसिएशन कोर्स का उद्घाटन करने वाले हैं। 2 दिवसीय इस कोर्स के उद्घाटन सत्र का आयोजन संसदीय पुस्तकालय भवन में स्थित प्राइड के मेन लेक्चर हॉल में किया गया है। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष 77 RR बैच को संबोधित करेंगे। संसद टीवी पर आप इस आयोजन का सीधा प्रसारण लगभग 10:15 बजे देख सकते हैं। यूरोपीय संसद की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मामलों की समिति के एक संसदीय प्रतिनिधि मंडल ने संसद में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व क्रिस्टीना मैस्ट्रे कर रही हैं। बैठक के दौरान राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ 2 सबसे बड़े और सबसे जीवंत लोकतंत्र हैं, खुले बाजार वाली अर्थव्यवस्थाएं और बहुसामुदायिक समाज हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और यूरोपीय संघ संबंध निरंतर बढ़ रहे हैं। दोनों पक्षों ने उम्मीद जताई कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता जल्द ही पूरा हो जाएगा। यूरोपीय संघ के संयुक्त संचार की सराहना करते हुए उपसभापति ने विशेष रूप से व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, रक्षा, नवाचार, जलवायु, संपर्क, गतिशीलता और वैश्विक शासन के क्षेत्रों में साझेदारी को आगे बढ़ाने की बात कही। संसदीय आदान प्रदान में अच्छी गति पर संतोष जताते हुए पहलगाम में हुए बर्बर आतंकवादी हमले के बाद जून 2025 में सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल की ब्रुसेल्स यात्रा को उन्होंने याद किया। उन्होंने इस अवसर पर जोर देकर कहा कि इस प्रकार के नियमित संसदीय आदान प्रदान भारत यूरोपीय संघ साझेदारी को और भी मजबूत बनाएंगे। भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते को जल्द पूरा करने से बड़े बदलाव संभव हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को ये कहा कि ये बदलाव वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्थिर करने और लोकतांत्रिक ताकतों को मजबूत करने के नजरिए से होने वाले हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 27 देशों के यूरोपीय संघ के एक उच्च स्तरीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के बाद ये बात कही। 7 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से प्रतीक्षित द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए भारत आया है। विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बैठक की तस्वीर साझा करते हुए बताया कि दिल्ली में यूरोपीय संसद की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समिति के प्रतिनिधि मंडल से मिलकर प्रसन्नता हुई। उन्होंने बैठक के बारे में बताते हुए लिखा है कि इस बात पर चर्चा हुई कि भारत और यूरोपीय संघ कैसे तालमेल को अधिकतम कर सकते हैं और सहयोग को मजबूत बना सकते हैं। इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था स्थिर हो सकती है और लोकतांत्रिक ताकतें मजबूत होंगी। उन्होंने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को शीघ्र पूरा कर इन उद्देश्यों में एक बड़ा अंतर लाया जा सकता है। साइप्रस के विदेश मंत्री कॉन्स्टेंटिनोस कोम्बोस 3 दिवसीय यात्रा पर बुधवार को नई दिल्ली पहुंचे। अपनी यात्रा के दौरान साइप्रस के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिले और सप्रू हाउस में आज वो व्याख्यान देने वाले हैं और ये मुलाकात भी करने वाले हैं। हम बता दें कि साइप्रस के विदेश मंत्री की ये यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस वर्ष जून में साइप्रस यात्रा के बाद हो रही है, जिसके दौरान दोनों देशों ने एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया। इसमें गहन रणनीतिक सहयोग और मजबूत यूरोपीय संघ भारत संबंधों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। दोनों देशों ने 2025 के अंत तक यूरोपीय संघ भारत मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में काम करने का संकल्प लिया। साइप्रस के 2026 में यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता ग्रहण करने से पहले यह समझौता पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। संजय जी, ये तीनों खबरें कहीं ना कहीं भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौते को लेकर, मुक्त व्यापार समझौते को लेकर जो है उसी के इर्द गिर्द जो है नजर आ रही हैं। कितना महत्वपूर्ण है भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता, और इस व्यापार समझौते के कितने निकट पहुंच गए हैं हम लोग? ये भारत और यूरोपियन यूनियन का संबंध जो है पहले से भी काफी अच्छा रहा है। ट्रम्प टैरिफ जब से अनलीश हुआ है उसके बाद हमने देखा कि यूरोपीय संघ और भारत
इन दोनों के संबंध में और भी एक तरह से मधुरता आई है और दोनों ही पक्षों की तरफ से एक कॉन्शियस एफर्ट है कि ये संबंध और अच्छे हों। वो इसलिए कि जो अगर किसी भी तरह से उनका इम्पैक्ट होता है ट्रम्प टैरिफ के बाद उनकी अर्थव्यवस्था में, तो भारत एक काफी बड़ी इकोनॉमी है और यूएस से अगर कोई हमारा जो एक्सपोर्ट है वो इम्पैक्ट हो रहा है तो यूरोपियन नेशंस, बाकी यूरोपियन नेशंस की तरफ उसकी वो जो भी वॉल्यूम है वो वॉल्यूम बढ़े और भी बाकी जगहों पे, बाकी देशों में उस चीज को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और हमें उस बारे में सफलता भी मिली है। यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष पहले भारत भी आई थी और उन्होंने काफी अच्छी बातें कही भारत के बारे में, संबंधों के बारे में और प्रधानमंत्री मोदी के बारे में। आप ये भी देखेंगे कि पिछले बहुत वर्षों में एस जयशंकर जो है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है, भारत की कूटनीति जो है और कूटनीतिक व्यवस्था जो है उसको जिस प्रखरता से उन्होंने पूरे दुनिया के सामने रखा है और जो रिश्ते बनाए हैं वो काफी काबिले तारीफ है। ऐसा मतलब आप पहले के उदाहरणों में देखेंगे तो ऐसा दिखता नहीं। जिस तरह का एक एसर्शन भी है, जहाँ सॉफ्टनेस चाहिए वो भी है और संबंध बनाने की बात है वो भी है। वो तमाम चीजें एक तरह से मिलकर के आती है। कई जगह आप देखेंगे कि पीएम मोदी के बाद ये फॉलोअप है और कई जगह वो फॉलोअप के बाद प्रधानमंत्री मोदी आते हैं। ये संबंध जो है यूरोपियन यूनियन के और भारत के, ये दोनों ही एक दूसरे का महत्व परस्पर समझते हैं और सम्मान के साथ एक दूसरे के साथ उस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। ट्रेड की बात है, ट्रेड के साथ बाकी स्ट्रेटेजिक रिलेशंस की बात है, वो दोनों ही चीजें धीरे धीरे और भी मजबूत होती जा रही हैं और कई बार किसी चीज का एक इनएडवर्टेंट फॉल आउट होता है। और इस बार जो ये ट्रम्प टैरिफ के बाद का है, पहले भी हमारे संबंध अच्छे थे, उसके बाद उस संबंध में और भी मजबूती आई है क्योंकि दोनों ही एक म्यूचुअली बेनिफिशियल और कहीं ना कहीं संजय जी एफटीए हो जाता है यूरोपीय संघ और भारत के मध्य, तो ये इन संबंधों को और भी ज्यादा मजबूती मिलेगी और ज्यादा विस्तार मिलेगा। आप सुप्रभात से जुड़े, आपने सुप्रभात की खबरों की समीक्षा की, बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी जल्दी कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस बात पर जोर दिया है कि विदेशी निर्भरता कम करना और स्वदेशी तकनीकों का विकास भारत के दीर्घकालिक विकास, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भारत का डीप टेक युग, डिजिटल नेतृत्व से तकनीकी संप्रभुता तक विषय पर आयोजित टाई-ई-कॉन दिल्ली एनसीआर सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ने एक राष्ट्र के रूप में यह संकल्प लिया है कि वो केवल एक बैक ऑफिस या सॉफ्टवेयर प्रदाता के रूप में नहीं रहेगा, बल्कि एक वैश्विक नवाचार इंजन के रूप में उभरेगा जो नए विचारों, उत्पादों और तकनीकों को भविष्य के लिए सक्षम करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि स्वदेशी भावना केवल निर्माण, डिजाइन या सेवा प्रदान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि एक अनिश्चित वैश्विक वातावरण में दीर्घकालिक विकास, संप्रभुता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के बारे में है। Part A, our startup fund of funds, second edition. We are hoping to dedicate almost entirely for deep tech investments, particularly early stage investments, before the product matures, the risk capital, so that our friends from the deep tech ecosystem don't land up selling a large part of their equity at very early stage. We also recognize today that innovation is important, and $12 billion Anusandhan Fund, research grant / long tenor, low cost loan, which will be seeded by the government up to 1 lakh crores, is sought to be given for promoting innovation in the country. It's equivalent to about $100 billion worth of research being done in Europe or America. This 1 lakh crore, again supplemented by some private sector financing also, will translate into a significant trust to support innovation, to support new ideas.
the spirit of Swadeshi is not just about making in India or designing or developing in India or serving from India. It's very, very important for our long-term growth, for our sovereignty, how important it is to have resilient supply chains, to have your own technologies, control over your technologies, control over essential supplies in critical areas. India today has resolved as a nation to move away from just being the back office of the world or the software provider of the world to become a global engine of innovation. इस बीच राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन पर तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन आज आयोजित किया जा रहा है। संसदीय कार्य मंत्रालय नई दिल्ली के संसदीय सौंध के मुख्य समिति कक्ष में इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर संसदीय कार्य तथा सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। इस सम्मेलन में 100 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। नेवा भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत 44 मिशन मोड परियोजनाओं में से एक है। इसका उद्देश्य सभी राज्य विधान मंडलों के कामकाज को कागज रहित बनाना, उन्हें डिजिटल सदनों में परिवर्तित करना और एक राष्ट्र एक अनुप्रयोग के विजन के तहत सभी 37 विधान मंडलों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करना है। दिल्ली में भारतीय वायुसेना बैंड और जर्मन सशस्त्र बलों के माउंटेन बैंड ने कर्तव्य पथ पर संयुक्त प्रदर्शन किया। आइए देखते हैं इसकी कुछ झलकियां और मुझे दीजिए आज्ञा, बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।